सेकंड क्वेश्चन, पहले तो गॉसिप नहीं करेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, जो भी बात करनी है मेरे से करेंगे, है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मास्क पहनने का मतलब ये नहीं कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए, क्योंकि मास्क के साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हु इज स्पीकिंग व्हाट, ये भी ठीक से नहीं समझ में आता है, हु इज एक्चुअली स्पीकिंग एंड हु इज नॉट, ये भी समझ में नहीं आता। तो कुछ बच्चे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो वो नहीं करना है। आप में से कोई बात नहीं करेगा, पूरा एनर्जी अपनी लगाइए जो क्वेश्चन है उस पर, और अगर आपको बात करनी है तो रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी। बोला गया इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स 4,0 and 1,1 and 3,a be 2। एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, आप में से हर एक उसमें से कंफर्टेबल है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें मॉड्यूलस का इस्तेमाल करना है, जो एनीवे हम लोग 10th में नहीं यूज करते थे, और तब स्पेसिफिकली जब तीनों में से कम एक वर्टेक्स क्या हो, अननोन हो। जैसे यहाँ पर 4, 0, 1, 1 दो फिक्स वर्टिसेस है, बट तीसरा वर्टेक्स क्या है, अननोन है, 1, 3,a। एरिया दिया हुआ है तो हमें हमेशा मॉड यूज करना पड़ेगा, दिस इज फर्स्ट थिंग। तो पहले तो इसका जल्दी से आंसर निकालो, तो क्या आएगा? तो आपने बोला कि 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, 4, 0, 1, 1, 3a, 4, 0, इट इज इक्वल हाउ मच, 2। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि 4 × 1 + a + 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 4 + a माइनस क्रॉस डायगोनल 4a 3 0, तो 4a + 3 इट इज इक्वल टू 4। एग्रीड और नॉट? तो एक्चुअली आपके पास में आया 4 + a - 4a - 3, तो 1 - AAA का मॉड जो है 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3a - 1 का मॉड क्या है, 4 है, क्योंकि मॉड a - b इक्वल टू मॉड b - a। और फिर 3a का डिस्टेंस 1 से 4 है, तो 3a की दो वैल्यू हुई, 3a या तो 1 - 4 होगा और या 1 + 4 होगा। तो a की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या, -1 और 5/3। अच्छा, जब हम, ठीक है, बेसिकली अगर आप ज्योमेट्रिकली सोचो तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, y कोऑर्डिनेट वेरिएबल और x कांस्टेंट है। मतलब ये पॉइंट किस पाथ पे मूव कर रहा होगा, x = 3। तो अगर आप x = 3 लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो इसी लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है ये जो अननोन पॉइंट है, ये मान लो यहाँ है 3,a, और a कैन वेरी, सो इट कैन गो अलोंग दिस लाइन। और दो पॉइंट और दिए हुए, एक तो 4, 0 दिया हुआ है, 4, 0 राइट में कहीं होगा, और एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1 यहाँ कहीं होगा। तो बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये पोजीशन, ये एक बेस तो फिक्स हो गया। अगर मैं इनको नेम कर दूं कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो ये ए बी फिक्स हो गया कि नहीं, ए बी फिक्स है, और तीसरा पॉइंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो जगह कोई भी एरिया का ट्रायंगल दो बार बनेगा। जैसे एक यहां बन रहा है, तो एक एग्जैक्टली इसी का, भाई एरिया क्या होती है, बेस इंटू हाइट होती है ना, एरिया होती है बेस इंटू हाइट। मान लो अगर मैं ए बी को बेस ले लूं और ये बेस फिक्स हो गया, तो ये हाइट h है, तो सेम हाइट h एक बार और मिलेगी आपको, किधर, जब इसी लाइन से उतना ही डिस्टेंस पर यहां कहीं आएंगे। यहां मान लो ये पॉइंट है, ये वाला C था C1, और ये वाला पॉइंट क्या है C2,
तो मैंने बोला कि अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये ट्रायंगल के बारे में सोचो, ABC2 और ABC1 दोनों का एरिया सेम होगा अगर ये दोनों हाइट क्या हो, इक्वल हो, और ये इक्वल हो सकती है कॉन्ग्रुएंसी से। देखो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, तो हाइट सेम है, 90 डिग्री एंगल है, तो कॉन्ग्रुएंसी ये और ये साइड सेम हो गई अगर, तो एक पोजीशन यहां मिलेगी, एक पोजीशन यहां मिलेगी। ये वाली पोजीशन तुम्हारी आई थी कौन सी, ये वाला आया था 3,-1 और दूसरा वाला क्या था 3,55। दैट्स। तो कभी कभी हमें ये भी समझना चाहिए कि क्यों ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है एक्चुअली। जैसे मैं कल की क्लास में जो एक क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि आप ज्योमेट्रिकली दो आंसर जो आया था, एक आया था 29, एक 11 और एक -29, ऐसा आया था ना। अरे क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, और मैंने बोला था कि आप ज्योमेट्रिकली बताना सोच करके कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई देयर इज टू आंसर। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन उसमें भी होगा। तो आप, अब मैंने करा दिया तो अपने आप फिर से उसको एनालाइज कर लेना। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन क्विक जल्दी आंसर करो। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं, तो 3 में आपको जो दिया गया वो एक क्वाड्रिलेटरल है, और उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर रफली अगर आप सोचो तो ये क्वाड्रिलेटरल को आप अप्रॉक्सीमेटली लोकेट भी कर सकते हो। जैसे एक पॉइंट है 3,2, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 मान लो यहाँ है। ए 5,-2 यहाँ कहीं पॉइंट हो जाएगा बी, एंड देन 1,-3, 1,-3, 1 यहाँ है सपोज करो, और -3 यहाँ कहीं हो जाएगा ऐसे, ये सी हो गया, और -4,-1 यहाँ डी हो जाएगा। ए बी सी डी एक सर्टेन ऑर्डर में है। दिस इज टेक्नोलॉजी। हाँ जी, तो ये 4 पॉइंट आ गए, ए बी सी एंड सी डी एंड डी ए। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है एक ऑर्डर में, ए बी सी डी ए, एक क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में ट्रेस हो रहा है। तो अगर ऑर्डर में ट्रेस हो रहा है तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अगर ऑर्डर में नहीं होता ना तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो ट्रायंगल में डिवाइड करके करना होता। क्या करना होता एग्जैक्टली। तो एक ऐसे ट्रायंगल मान लो बना दिया मैंने, और एक ऐसा, और ये दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लो और दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड लेके क्या कर दो,
ऐड कर दो। तो डेल्टा 1 का डेल्टा 1 निकाल लो और डेल्टा 2 निकाल के ऐड कर दो, ये एरिया आ जाएगी। बट बिकॉज ये ऑर्डर में दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे स्टेयर्स फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट कोई भी पॉलीगन है, इफ द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन आर गिवन इन ऑर्डर, आइदर क्लॉकवाइज ऑर्डर और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, देन यू कैन डायरेक्टली यूज द स्टेयर्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पॉलीगन इन वन गो, स्ट्रेट अवे। तो आप इसका एरिया निकालना होगा, तो आप निकाल के देखो तो ऐसा आएगा। क्या करना होगा बोलो? मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज ऑर्डर है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, अदरवाइज तो आप ऐसे करेंगे। क्या क्या आएगा? ए का वर्टेक्स क्या बोलते जाओ? 3 2, देन 5 -2, देन 1 -3, देन -4 -1, देन 3 2, क्लोज कर दिया। हाफ, दिस इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। क्या आएगा जरा कैलकुलेट करके बोल दो। 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल्स मेन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लो और ऐड कर लो। क्या आएगा? 3 2 से -6 आ गया ये वाला, और -15 आ गया, और -1 आ गया, और -8 ऐड कर लिया। आगे माइनस ऑफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट लो, दिस 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 दिस, ऐड करके बोलो क्या आ रहा है? -3 12 -2 एंड +10। और फिर हमें इसका क्या लेना है? मॉड लेना है। नेट वैल्यू क्या है जल्दी बताओ। ये तो 30 आ गया, -30 बोलो। पहला वाला -30 आ गया। इधर में क्या है भाई? 12 एंड 10 22 20 17 +17 या -17? -17। फाइनल आंसर क्या है? 47/2। यस, दिस इज द आंसर। आप अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 अलग से निकाल करके ऐड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आपके लिए एक शॉर्टकट हो गया कि अगर ऑर्डर में वर्टिसेस हैं तो स्ट्रेट अवे आप आंसर निकाल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन। अभी ऑर्डर में होने पर क्यों स्ट्रेट अवे निकाल सकते हो, उसके पीछे वजह क्या है, ये आपको जब वेक्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि वेक्टर जब आप करते हैं ना तो वेक्टर में एरिया निकालने का तरीका ये होता है, जैसे एक ऐसे वेक्टर ले लो, एक ऐसे वेक्टर ले लो। तो मान लो ये वेक्टर है R1 और ये वाला वेक्टर क्या है? R2। तो एरिया होती है हाफ R1 क्रॉस R2, ट्राइंगल की एरिया। और अगर ये ऑर्डर में है तो अगली वाली एरिया जो हो जाएगी R2 क्रॉस R3 हो जाएगी। और ये दोनों एरिया जब ऑर्डर में होगा तो दोनों एरिया एक ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का एक साइन होता है ना, राइट हैंडेड स्क्रू वाला कॉन्सेप्ट से। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये इनवर्ड, तो दोनों अगर इनवर्ड होगा तो ऐड होगा, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर रैंडम ऑर्डर में अगर लेंगे, ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव करके एक्चुअल एरिया नहीं आएगी, वो एरिया का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से ऑर्डर में होने पर सही आंसर आएगा, ऑर्डर में नहीं होने पर आंसर उससे कम आएगा, कुछ एरिया न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो वो आप जब +2 में हम लोग करेंगे वेक्टर्स तो उसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी, अभी सिर्फ याद रखो। अगले अगले उस पर जाओ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करिए क्विक।
A is given, B is given, point P is not given. What do you do? Let the coordinate of point P be x comma y. And what is given? Given PA equal to PB. इसका मतलब है PA square is equal to PB square. And by that you will get a relation between x and y. Isn't it? निकाल लिया? क्या निकाला? जल्दी फटाफट बोलो. x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस y plus 2 का होल स्क्वायर. यही है. तो यहाँ से देखो x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर आएगा -6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू -10x प्लस 25 एंड प्लस 4y प्लस 4. एग्रीड आर नॉट? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो बेसिकली आप देखो तो 4x आ गया एंड माइनस 12y. ये 9 और 16 25 से कैंसिल हो जाएगा. -4 या प्लस इक्वल टू 4 है ना? बोलो हाँ या ना? तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दें, 4 से कर दें, बिल्कुल सही बात है. x इज इक्वल टू 3y प्लस 1. एग्रीड आर नॉट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें जिस ट्रायंगल की बात हो रही है वो ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स को क्या लेंगे? तीसरा वर्टेक्स ही तो फाइंड करना है, P. तो अब P पॉइंट को हम ले सकते हैं क्या? 3k प्लस 1 कॉमा k ले सकते हैं कि नहीं? अगर y कोऑर्डिनेट k है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3k प्लस 1. और इसके बाद की कहानी तो आप जानते हो. एरिया दिया हुआ है तो एरिया दिया हुआ है तो 1/2 टाइम्स कैलकुलेट कर लो फटाफट जल्दी से और k की वैल्यू निकालो और आंसर बोलो. क्या कर लें भाई? 3 4 एंड 5 माइनस 2 एंड 3k प्लस 1 एंड k एंड लास्ट में 3 4. और ये एरिया कितनी दी हुई है? 10. जल्दी बताओ k की वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ this minus this -6 5k प्लस 12k प्लस 4. इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा? 3k -6k -2 प्लस 20 इट इज इक्वल टू 20. अब सॉल्व करके बताओ k की वैल्यू क्या है? हाँ 2 तो आएगी बट क्या आई वो बताना ना, आंसर बताना फाइनली. हाँ तो सबसे पहले तो आपके पास में जो आ रहा है कि ये 17k है और इधर में प्लस 3k 20k हो गए. बोलो. और इधर कांस्टेंट टर्म देखो तो ये -2 है और इधर में कांस्टेंट टर्म है -18 -20. हाँ या ना? इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से आ गया कि k -1 का जो मॉड है वो 1 है. तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 - 1 0 एंड 1 + 1 2 है. मतलब k -1 या तो +1 होगा या तो -1 होगा. +1 होगा तो 2 आ जाएगा और -1 होगा तो 0 आ जाएगा. तो k की 2 वैल्यू आ गई तो 2 पॉइंट आ गए. कौन से पॉइंट? P की 2 पोजीशन आ गई. कौन सी? k 0 पर क्या आया? 1,0 और k 1 पर क्या है? 2 पर क्या है? 7,2. ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो एरिया के प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे ही मिलेंगे. टफ होंगे तो कुछ ऐसे ही, इतने टफ होंगे. इससे ज्यादा टफ होने का कोई खास चांस नहीं है. कंफर्टेबल हो? एरिया के सवाल निकाल लेंगे अपने आप. चलो तो आपका टेस्ट भी कर सकते हैं हम, है ना?
हाँ जी, ये आपका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट मतलब 3 सवाल मैंने दिए हैं, 3 क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो टोटल टाइम मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 6 मिनट का। 6 मिनट टेस्ट कंडीशन में करना है जी। और जिसका स्कोर 6 नहीं 4 नंबर के तीनों हैं, नहीं ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। कितना नंबर हो गया टोटल? 10। जिसका 10 स्कोर आएगा वो प्राइज का हकदार है। परफेक्ट 10 मारना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 किसका इसका हो गया? गुड। डन हाँ, कितना आया आंसर? के की वैल्यू 1 आई, 1 ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई, के इक्वल 1 पक्का? ठीक है। फिफ्थ का आंसर आ गया 1, 7th का भी आंसर आ गया 1। यस फैंटास्टिक बेटा, यस फैंटास्टिक, बहुत सारे बच्चों का आ गया, गुड, वेल डन। वैसे देखो मैं 5th में मैंने सिर्फ 2 बातें बताई जो आप सभी इस बात से एग्री करते हो कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और अगर आप xk को xk प्लस लैम्डा कर देते हो, मतलब if you add same constant to all the x coordinate of the 3 vertices, then this will shift, this entire figure will shift by lambda unit horizontally, and therefore area will remain same. And similarly if I say that if you shift vertically, मतलब अगर आप yk को रिप्लेस कर दो yk प्लस mu, if you add same number to all y coordinate of the figure, then the graph of the figure will shift upward direction by certain amount. जो ऐड करोगे उतने अमाउंट से शिफ्ट होगा। ये दोनों ऑपरेशन से एरिया डज नॉट, क्या बोला मैंने? एरिया डज नॉट चेंज। अब अगर ये समझ रहे हो तो अब जरा ध्यान से देखो, ये तीनों y कोऑर्डिनेट को देखो, 2 माइनस के 3 माइनस के। तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला चलो yk को हम लिखने जा रहे हैं, या yi इज रिप्लेस बाय yi प्लस k। अगर तीनों y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर दो तो अब नए जो पॉइंट आया उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? मान लो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये c है, जरा बोलो क्या आएगा? a का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2। बोलो b का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0। और c का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 ना 3 आ गया। अच्छा x कोऑर्डिनेट में क्या कर दें? के सब्ट्रैक्ट कर दो, k सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसा करने से मेरा x कोऑर्डिनेट, a का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1। b का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2k। 1 - 2
और सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2. 2. अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एबीसी ट्राइंगल है इसकी एरिया भी वही एरिया होगी, एंड देयरफॉर आई वुड से सिंपली दैट हाफ मॉड, बोलो 1, 2, 1 माइनस 2k, 0, 2, 3, 1, 2 का मॉड लेंगे, मॉड इट इज इक्वल टू हाउ मच? 0. 0. और यहां से आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ, यहां पर क्योंकि राइट साइड 0 है तो मॉड ऑफ x इज 0 का मतलब x इज 0, एक ही वैल्यू आएगी। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर होती तब 2 वैल्यू आ जाती। मोरओवर यहां पर आंसर आ गया, क्या आया बोलो? 6 माइनस 2k, 6 माइनस, अरे नहीं 3 माइनस 6k, जीरो ये और 4 माइनस में क्या आएगा? 3, 0 एंड -4 -2 प्लस 4k, तो नेट वैल्यू है 4k माइनस 6k इज -2k, और इधर क्या है? 3 एंड -3 कैंसिल हो रहा है, 2 माइनस 2k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जो मैंने किया, और सभी लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसे ही किया था, एग्जैक्टली यही करके किया था? अच्छा, बाकी लोगों ने प्रॉपर जो k दिया था उसी से कैलकुलेट कर लिया था। गुड। नहीं सर, हम थोड़ा सा एफर्ट आया होगा, दैट्स इट, बट करना तो यही था। तुम आंसर क्या निकाल रहे थे? मुझे पता है, हाँ कुछ अलग ही आ रहा था। ठीक है, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन में 7th आसान है। अब देखो एक और बात आपको सीखनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेस और टाइम दोनों की कमी होती है, तो एक सभी बच्चों के अंदर में ये हैबिट आनी चाहिए कि किस प्रॉब्लम को छोड़ना है, ये डिसाइड करना। मेरी बात समझ रहे हो? जे एडवांस का पेपर 2 शिफ्ट में होता है, हर एक शिफ्ट में लगभग 180 नंबर के आसपास का स्कोर होता है, 180 मार्क्स, 186 मार्क्स, 185, ऐसे वो वेरी करते रहते हैं ईयर बाय ईयर। तो अगर मैं 180 मानूं तो दोनों पेपर मिला के टोटल स्कोर कितना होता है? 360। मैक्सिमम मार्क्स इज से 360। Do you have any idea how much score is needed in order to get top 1000 rank? 60%. Generally in and around 150 to 175. 150 से 175 नंबर के बीच अगर आपका स्कोर है तो fairly likely you will be in 1000, 1200, 800, 700 ऐसा रैंक पे रहेंगे। वो रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, रिसेंट मतलब पिछले 2-3 साल से जे एडवांस का पेपर वापस उस जमाने का पेपर वाले ट्रेंड पे चला गया जब हम लोग के टाइम में जैसा होता था, एकदम पूरा मसल टेस्ट करने वाला पेपर। तो वहां पर आपके पास में 2 चीजों की अधिकता होती है, समय खूब होता है और करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं। आप फाइट मार रहे होते हैं, एक्चुअली लिटरली आप फाइट मार रहे होते हैं हर सवाल को निकालने के लिए। तो आप, ये हाई स्कोर एग्जाम नहीं है, इट्स अ लो स्कोर एग्जाम। जेईई मेन इज अ हाई स्कोर एग्जाम। वहां पर फोड़ने वाले 400 में 400 भी मार देते हैं, 300 में 300 भी मार देते हैं, और जनता 150 से ऊपर मार देती है। तो अगर जेईई मेन में आप 150 के आसपास में है तो यू विल बी गेटिंग अ वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ रैंक, बट जे एडवांस में 150 के ऊपर जा रहे हैं तो आप हमेशा समझ लो कि आप एक अच्छी रैंक की तरफ बढ़ रहे हो। और 150 360 में कितना हुआ? 40% के आसपास हुआ, 40% के आसपास, मतलब 35 to 40% स्कोर अगर कर रहे हो, मतलब 25% भी स्कोर कर रहे हो ना, तो तुम्हारे चांसेस है तुम सेलेक्ट हो जाओगे, मतलब योर चांसेस गेट्स क्लोजर अगर पेपर थोड़ा टफ साइड में आ गया तो ऐसी जगह पर आपके पास में 2 चीज, भाई अगर 25 से 30% अगर स्कोर करना है तो आपके पास में हर 10 में से 3 सवाल करने, 7 सवाल को छोड़ने का चांस होता है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप लालची हो जाते हो, आप ग्रीड में आ जाते हो, अच्छा ये वाला तो मेरा देखा हुआ लग रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट वाला, उसको पकड़ के बैठ गए, नहीं निकल रहा है तो आप और इमोशनल हो गए, जीना मरना तेरे संग लग गए उसी के साथ में। और पता चला कि पीछे जाकर के 3-4 सेक्शन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में 4-5 सवाल ऐसे पड़े हुए थे जिसको आप ऐसा नट्स में क्रैक कर सकते थे, लेकिन वहां पहुंचे ही नहीं आप। तो सबसे पहली चीज क्या लर्न करनी है आपको कि इफ आई गिव यू एन ऑप्शन ऑफ अटेम्प्टिंग 4 क्वेश्चंस, देन यू चूज व्हिच वन इज फर्स्ट टू अटेम्प्ट।
कौन सा सबसे आसान है? आसान टारगेट को मारो। लड़ाई में दुश्मन में सब जो कमजोर दुश्मन होता है उसको पहले मारते हैं, निपटाते हैं, स्कोर बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ती है, इंस्पिरेशन आती है, फिर बड़े वाले को भी मार देते हैं। तो ये बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उलझो नहीं। एग्जाम मोड में जब घर पे सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो बेशक आप उलझ जाओ, किसी सवाल के साथ जिद करके उलझ जाओ, लेकिन एग्जाम में या जब आपको टेस्ट कंडीशन में दिया कि करो, तो आप पांचवे के बाद कौन सा चूज करना था? 7। तो कई सारे अच्छे बच्चे थे, पांचवा और 7 का आंसर तुरंत बता दिए थे मेरे को। 7 का आंसर आ गया, 1 आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब 6th करो। ये आपका अपना दमखम दिखाओ 6 क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन तो क्लियर था कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब है कि A0 0B 1 1 A0 it is equal to 0 1/2 times this is 0 and therefore आ जाएगा AB plus 0 plus 0 minus A plus B equal to 0। तो यहाँ से आ गया A plus B is equal to AB and divide by AB, तो आ गया 1/B plus 1/A equal to 1। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा सवाल था, हो गया। तो जैसे देखो 5वां क्वेश्चन कर लिया और 7th कर लिया, तो मैंने 3 और 3 नंबर दिए थे ना इसको, 3 नंबर, इसके लिए कितना दिया था? 4। तो 6 नंबर तो स्कोर आ गया ना, तो मतलब पास हो गए, सेलेक्ट हो गए जी। लेकिन अब 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन दिया, हालांकि वो 4 नंबर से रिलेटिवली ज्यादा नंबर होने चाहिए थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गुड। ठीक है जी, आपके एक मित्र का हो गया, तो अभी मैं उनकी बात सुनूंगा, आप लोग थोड़ा ट्राई करिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है मैं आपके सामने थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। लेट अस सी, आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दे करके आप समझ पाते हैं कि नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है भाई? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 60 डिग्री, और मान लो सारी साइड की लेंथ a है, ये x1 y1 है, x2 y2 x3 y3। कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई है ये बताओ? आंसर नहीं, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, समस्या क्या है इसमें, ये समझ में आया कि नहीं? रीड द प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हैं? इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव रैशनल कोऑर्डिनेट्स, कितने वर्टिसेस होती हैं? 3 में से बोल रहे हैं कि अगर 2 वर्टिसेस हैं, मान लो B एंड C, जिनके कोऑर्डिनेट क्या है? रैशनल है, x2 x3 y2 y3 आर रैशनल नंबर्स, ये दिया हुआ है। ओके, देन क्या प्रूफ करना है? देन शो दैट द थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एट लीस्ट 1 इरेशनल कोऑर्डिनेट। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट रैशनल नंबर हैं, तो आपको जस्टिफाई करना है या प्रूफ करना है कि जो तीसरा वर्टेक्स है उसके दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते। हाँ, गुड, वेरी गुड, दोनों का हो गया है। मतलब है कि A, vertex A can't have both coordinates rational। ठीक है, ये मैंने प्रॉब्लम को आपको समझाया कि ये प्रॉब्लम है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? रेज योर हैंड। अच्छा, दूसरी बात, मैथमेटिक्स में आपको एक बात पता है कि
इन मैथमेटिक्स इफ यू विश टू से दैट ऐसा नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, मान लेते हैं ऐसा है और उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो यूजुअली ऐसे सिचुएशन में मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब 1 मिनट टाइम है आपके पास में, आप सोच लो अगर आप मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगा सकते हो कि नहीं। बाकी तब तक मैं इनका आंसर सुन लेता हूं। पहले तो सुप्रीत आप बोल दो। सर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से करा है। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन यूज किया, क्या किया बताओ। सर मान लीजिए सर कि दोनों रैशनल नंबर्स है x1 एंड y1, तो फिर सर जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो सर मतलब √3 इंटू, और सर √3 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर है। करेक्ट करेक्ट, डन डन डन। हाँ साकेत, हाँ क्या स्लोप का यूज करके किया, क्या किया बताओ समझाओ। प्रॉब्लम यह है कि डू यू कंसिडर दिस टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन, बट इट इज नॉट गिवन दैट दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपका बीच का एंगल निकालने से आपको क्या बताओ, ऐसे बताओ तुम्हारे दिमाग में कुछ आया तो, लेकिन उसको कैसे आप कंक्लूड कर रहे हैं। बीच का एंगल 60 है, फिर आपने क्या किया बोलो। tan 60 √3 होता है, बिल्कुल सही बात है, मानता हूं मैं। ओके निकाल लेंगे फिर। अच्छा तुमने बोला कि tan 60 √3 हो गया, इट इज इक्वल टू m2 - m1/1 + m1 यही यूज किया। तो ये वाली लाइन का स्लोप जो है वो तुमने लिखा y3 माइनस, अच्छा मतलब स्लोप ऑफ AC, इन्होंने बोला कि स्लोप ऑफ BC जो है वो रैशनल है, m है, m एक रैशनल नंबर है। अच्छा, और स्लोप ऑफ AB ये बोला इन्होंने वो भी रैशनल नंबर है, m', क्योंकि अगर आपने एज्यूम कर लिया कि उसके कोऑर्डिनेट भी क्या है, रैशनल है, ये दोनों स्लोप रैशनल है। तो √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, m माइनस m' अपॉन 1 + m इंटू m', यही बोला। और फिर बोला कि ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो रही। तो इन्होंने बोला कि अगर ये दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट रैशनल हैं तो इस वाली लाइन का कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते, कम से कम एक कोऑर्डिनेट रैशनल है। तो इन्होंने एरिया से इंडिपेंडेंट एक लॉजिक दिया, एक आर्ग्यूमेंट दिया, चलता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता था, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता था कि भाई देखो मान लो कि इसकी साइड लेंथ a है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 a², याद है कि नहीं। √3/4 a², एग्रीड। कितने लोगों को ये बात पहले से पता है। हाँ ठीक है, मतलब ये पता है ना। तो अगर नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइसेक्टर होगा, तो ये a/2 होगा। अब इसके बाद एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये a है तो ये अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, a sin 60, a √3/2, ये हाइट निकाल लिया। बेस है a/2 तो एरिया होती है हाफ इंटू बेस, बेस है a/2 इंटू a √3, नहीं हाँ ठीक है, a sin 60 a √3/2 हो गया, बेस हो गया a/2 नहीं a, पूरे ट्रायंगल का बेस है a, तो a इंटू a √3/2, आंसर आ गया ये। तो ये एरिया का फार्मूला, हाँ जी आ जाओ, एरिया का फार्मूला क्लियर है। बट एरिया का फार्मूला अगर इस फार्मूले से जाओ तो देखो एक बात है बहुत सिंपल, अगर ये पूरा बेस लेंथ a है तो a² क्या होगा, a² हो गया √3/4 इंटू बोलो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, बिकॉज x2 x3 y2 y3 सब रैशनल नंबर है,
ये पूरी क्वांटिटी रैशनल है, कौन सी, ये वाली, उसमें √3/4 मल्टीप्लाई करो तो ये एरिया क्या आ गई, एरिया इज इरेशनल क्वांटिटी। बट स्टेयर फार्मूला क्या बोलता है कि एरिया क्या है, एरिया है तुम्हारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 हाफ, यही होता है ना। अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट रैशनल हैं तो ये एरिया क्या आ जाएगी, रैशनल। क्यों रैशनल आएगी, रैशनल इंटू रैशनल इज रैशनल, और रैशनल्स का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो क्या आता है, रैशनल, और उसका हाफ भी रैशनल। तो यहां से एरिया रैशनल आ गई, तो यहां से एरिया इरेशनल हो रही है, जबकि स्टेयर फार्मूले से एरिया क्या आ रही है, रैशनल। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, क्यों कॉन्ट्रडिक्शन आया, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि ये तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी क्या है, रैशनल। तो ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, फॉल्स। एजम्पशन फॉल हो गया, मतलब ये तीसरे वर्टेक्स के दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? ओके जी, तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी एरिया पर। अब इसके बाद में आप जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक क्वेश्चन और है, ये आपकी शीट में होगा तो इसको कर लेना, अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं इसको। इसका जो 9th पार्ट है, अच्छा इसको तो कर ही चुके हैं, 8th और 9th। अगर मैंने हम लोगों ने किया था ना, अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एपी में हो तो स्लोप क्या होती है, सेम। यस सर। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, तो एरिया क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से 9th क्वेश्चन देखो, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, ये तीनों कोलिनियर है, प्रूफ करना है। स्लोप वाले से तो हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं स्लोप वाले से नहीं करना है, एरिया वाले से करना है। तो सबसे आसान तरीका बताओ। अरे यार, y कोऑर्डिनेट को आप y माइनस ए प्लस बी प्लस सी कर दो, तीनों के y कोऑर्डिनेट को a प्लस बी प्लस सी से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो पहला पॉइंट a है, दूसरा b है, तीसरा c है, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब क्या आएगा, b कॉमा माइनस बी, और b पॉइंट का क्या आएगा, c कॉमा माइनस सी, और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। इसका मतलब है कि दे लाई ऑन लाइन कौन सा, y को माइनस एक्स, तीनों पॉइंट y को माइनस एक्स लाइन पे चले गए। हाँ क्या, ए बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ए बी प्लस सी किया ना। यहां क्या, अरे यार ठीक है यार, तुम लोग ये सब छोटी मोटी बातों को इग्नोर मारा करो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया, खुश है अभी सात्विक, चलो थैंक यू। तो ये कोलिनियर है, दिख रहा है, स्ट्रेट वे दिख रहा है, या अगर एरिया निकालनी तो यहां से भी निकाल के दिखा सकते हो कि 0 आएगी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे लोकस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, हेडिंग देंगे लोकस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। locus of a point और लोकस से, अब इसके बाद देखो 2-3 लेक्चर तक हम लोग सिर्फ लोकस पर ही टहलते रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है एक सीरियस बात अब डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट एप्लीकेशन या लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, ऐसे भी मान सकते हो। इसके बाद सब कुछ यही होगा, लोकस ही होगा। लोकस का मतलब जानते हो ना क्या, हाँ जी, द पाथ traced by a moving point, path traced by a moving point is called its locus, or sometimes it is also known as trajectory.
बट मैथमेटिकली किसी लोकस को ट्रेजेक्ट्री हम तब बोलते हैं व्हेन इट मूव्स बाय सम गाइडेड रूल, एक सर्टेन रूल से मूव कर रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्राउनियन टाइप का रैंडम मोशन है तो उसको ट्रेजेक्ट्री नहीं बोलते। एनीवे, इसका मतलब हम लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जी कि अगर मान लो एक हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम है जिसमें हम पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस फ्रेम में एक पॉइंट है जो ट्रेवल कर रहा है, सॉरी ऐसा मान लो ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट एक सर्टेन रूल के थ्रू मूव कर रहा है, सर्टेन ज्योमेट्रिक लॉ से गवर्न हो रहा है उसका मोशन, और वो मूविंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है मान लो x, y। तो जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है वो पाथ का इक्वेशन क्या है? तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लोकस? द रिलेशन in x and y, say that relation is as some function of x y equal to 0, ऐसा is called equation of locus, is called equation of locus if and only if each point on the path satisfies it. मतलब अगर इस ट्रेजेक्ट्री या इस पाथ के किसी भी पॉइंट का, मान लो P यहां आ गया और उसका कोऑर्डिनेट है x0 y0, P यहां आ गया और उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, P यहां आ गया उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो every position of the point on the path has some coordinate, and all those coordinates if satisfy the equation, then we call that it is the equation of locus. मतलब f x0 y0 भी 0 होगा, f x1 y1 भी 0 होगा, f x2 y2 भी 0 होगा, and so on. So if every point satisfies, means coordinate of every point if you put into the relation and relation gets satisfied, तो हम बोलेंगे कि वो relation, चाहे वो equation हो चाहे inequality हो, वो उस path का क्या है? equation है या inequality है। अगर एक भी पॉइंट ऐसा है पाथ पर जिसके कोऑर्डिनेट उस रिलेशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको लोकस का इक्वेशन नहीं बोल सकते। और एक और बात, अगर एक पॉइंट ऐसा है जो पाथ पर नहीं है लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो भी हम उसको इक्वेशन ऑफ लोकस नहीं बोलेंगे। मतलब एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, लोकस पाथ का एक भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, और एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें कवर्ड नहीं होना चाहिए। ये दो बहुत पिक्यूलियर सी बातें हैं, इसका ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला इफ अ पॉइंट P x y moves so that its abscissa exceeds ordinate by 3 unit, then what is the equation of locus? Equation of locus will be, हाँ जी बोलो, abscissa मतलब x is y plus 3, and this path, this locus is what? It is straight line, and you can draw this equation, you can draw the path. x की वैल्यू 0 दे दो तो y क्या आएगा? -3। यार क्या बात करते हो बेटा, -3 आ गया, -3, 0, और y 0 कर दो तो x क्या आएगा? हाँ, x 0 किया तो y -3 आया, आई एम सॉरी, हाँ हाँ समझ गया, x 0 किया तो y -3 आया, तो यहाँ कहीं हुआ।
0, -3 और x को y को 0 किया तो x की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ नहीं, ये पॉइंट नहीं लेना हमें, इधर लेना, यहाँ से 3, 0। तो इसका पाथ का इक्वेशन कैसा आएगा? इसका पाथ का इक्वेशन कुछ ऐसा ऐसा आएगा, स्ट्रेट पाथ आएगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है, अगर आप बोल रहे हो कि ये इक्वेशन इस पाथ को गवर्न कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर नहीं है तो इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा। एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो एक्चुअली लाइन पर नहीं लाई कर रहा है बट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन है कि ऐसे इक्वेशन को हम डिटरमिन कैसे करते हैं, व्हाट इज द मेथड टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लोकस। तो लिखेंगे मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। To determine equation of locus, पहला स्टेप क्या है? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट बी h, k। दूसरा स्टेप क्या है? रिलेट h एंड k with the help of given geometric restriction condition and if possible introduce some parameter मतलब arbitrary constant से थीटा, लैम्डा, टी एटसेट्रा। तो पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो नंबर्स होती हैं जो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होती हैं बट चेंज होती हैं। तो कांस्टेंट एक होता है यूनिवर्सल, मतलब 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी, 2 की वैल्यू 2 रहेगी। बट अगर मैं बोलता हूं टी, आर, एस, थीटा, तो अगर वो पैरामीटर है तो इसका मतलब वो अपनी अलग अलग वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक्स और वाई से फ्री है, एक्स वाई का उससे कोई कनेक्शन नहीं है एज सच। एंड देन ये इफ पॉसिबल है, ये जो बात बोली गई ये थोड़ी टिपिकल है, ये आप अपनी तरफ से करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, कई बार दिया रहेगा कई बार नहीं दिया रहेगा। तो आपने अपनी तरफ से अगर कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, तो फाइनल रिलेशन में वो पैरामीटर को आपको हटाना भी पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप 3, तीसरा स्टेप लिखेंगे, थर्ड स्टेप, eliminate the parameter to eliminate the parameters to get an equation involving h and k. And last step, then replace h by x and k by y to get, मान लो ये रिलेशन जो आया था ना, f h k 0 आया था मान लो फॉर एग्जाम्पल।
अब h को x और k को y लिख देंगे, तो टू गेट f x, y इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ लोकस। तो ये है चार, मतलब 3 स्टेप्स, अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखो तो ये 3 स्टेप्स यूजुअली हर क्वेश्चन में फॉलो करने होंगे, जिसमें कुछ अलग से ज्यादा नहीं गिवन है, सिर्फ कुछ एक कंडीशन गिवन होगी और बोल रहे होंगे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए एक पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर ये बहुत आसान होगा और कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कुछ बहुत बेसिक बात नहीं, केवल गाइडलाइन दी हुई कि ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, तो चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा दो, मैं एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल करके देखते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि अ पॉइंट P H, K moves so that H is equal to 3 cos theta and K is equal to 2 sin theta, where theta is a parameter, any real number. Then find equation of locus of P. अब देखो यहां पर जो हमने दिया इंफॉर्मेशन, उसमें आउट ऑफ द 3 स्टेप्स 2 स्टेप मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए, एक स्टेप तो प्रेडिक्ट कर दिया पहले ही। कौन सा? हाँ जी, पहला स्टेप h, के उन्होंने पहले ही ले दिया, दूसरा स्टेप भी हो गया। ये 2 स्टेप ऑलरेडी इस क्वेश्चन में करे हुए हैं, तो आपका काम क्या है? क्योंकि उन्होंने बोला कि पॉइंट h, k है, दूसरा h 3 cos थीटा है और k 2 sin थीटा है, तो h और k का रिलेशन भी दिया हुआ है एक पैरामीटर थीटा के टर्म्स में। तो आपको क्या करना है? टू गेट द इक्वेशन आपको क्या करना है? तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है, वो क्या है? एलिमिनेट थीटा टू गेट अ रिलेशन इन h एंड k। तो थीटा एलिमिनेट करो, तो टू एलिमिनेट थीटा हम क्या करें बोलो? h plus t cos। टू एलिमिनेट थीटा नहीं, ऐसे स्क्वायर मत करो, यहाँ 3 cos थीटा, यहाँ 2 sin थीटा है, तो हम सीधे बोलेंगे cos थीटा क्या है? h/3 और sin थीटा क्या है? k/2। अब क्या करो? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सिंस वी नो दैट cos square theta plus sin square theta equal to 1 and therefore we have got h square by 9 plus k square by 4 is equal to 1। h और k में रिलेशन आ गया। अब रिलेशन आने के बाद में लास्ट स्टेप क्या बोला गया? आफ्टर गेटिंग द रिलेशन इन h एंड k, h की जगह, h क्या है? x कोऑर्डिनेट है, तो उसको वेरिएबल x से रिप्लेस कर दो और k को क्या कर दो? y कर दो। तो इक्वेशन आ गया तुम्हारा। क्या इक्वेशन आया बोलो? x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो आज की क्लास में तो नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में आप इस पर मैं थोड़ा इलेबोरेट डिस्कस करूंगा। ये जो है इट इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अगर आपने फिजिक्स में केपलर्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा क्या अभी? यस सर। अभी नहीं पढ़ा ना? तो हाँ, तो अगर आप ग्रेविटेशन वगैरह कर रहे होंगे तो वहां पर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में केपलर्स लॉ की बात करेंगे, तो वहां पर ये बोलते हैं कि मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स is in an orbit and which is called elliptical orbit. It has two foci and sun is stationed at one of the focus of aerial velocity constant वगैरह वगैरह सब पढ़ते हैं। तो ये इलिप्स क्या है? एक इलोंगेटेड सर्कल जैसा होता है। जैसे अगर यहाँ पर 9 और यहाँ भी अगर 4 की जगह 9 होता तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाता, तब इसका पाथ क्या हो जाता? सर्कुलर। तो ये सर्कल होने के बजाय ये थोड़ा सा ओवल शेप का होगा ऐसा। y को 0 पुट करो बेटा, तो x क्या आएगा बताओ? y 0 पुट करने पर x क्या आएगा? +-3 आएगा। मतलब x एक्सिस को ये 2 जगह कट करेगा, एक 3,0 पर है ना, और एक -3,0। यही होता है ना? 3 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, -3 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे x को 0 पुट करो इस इक्वेशन में, तो y क्या आ रहा है? मतलब ये 0,2 और
0, -2 पर कट कर रहा है। ये भी क्लियर है। और ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा मैंने बताया था इवन एंड ऑड फंक्शन, तो ये एक्स में भी इवन है इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, वाई में भी इवन है इसलिए एक्स के अबाउट भी ग्राफ सिमेट्रिक है। तो एक सिमेट्रिकल ऐसा ओवल शेप का एक कर्व होगा, इसी को हम एलिप्स बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप के लोकस को डिस्कस करेंगे आगे कमिंग क्लासेस में। एनीवे, प्रोसीजर समझ में आया? ठीक है, एक अगला क्वेश्चन अब आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन प्रॉपर लिखिए। फाइंड द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स lying in first quadrant. Find the locus of all points lying in first quadrant whose distance from x-axis exceeds its distance from y-axis by 4 unit. by 4 unit. बताइए, आंसर बताइए। हाँ जी, उसका इक्वेशन लिख दिया आपने, तो उसको ग्राफिकली ड्रॉ भी करो, ग्राफिकली उसको लोकेट करो, उसका ग्राफ कैसा होगा। ऑफ कोर्स आपने पॉइंट को क्या लिया होगा, h, k, ऐसे लिया होगा ना। मान लो पॉइंट आपने p लिया h, k। अब h, k अगर पॉइंट लिया हमने तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा। अगर हमने p को बोला h, k है, तो व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस। नो, p का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या के नो के क्या, ऐसा क्या y h कुछ भी बोले जा रहे हो। मॉड के होगा, मॉड के। ये मॉड नहीं लगाएंगे ना तो आपकी जिंदगी पे ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। h, k में हो सकता है 2, -3 हो, तो आप बोलेंगे x एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो है -3 है। ये कौन सी मैथमेटिक्स है भाई जिसमें डिस्टेंस नेगेटिव होती। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बट कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, देयरफॉर डिस्टेंस की बात जब होगी तो हमेशा मॉड्यूलस के साथ कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे, मॉड के। और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा, मॉड h। वेरी गुड। तो आपका इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन आया मॉड के इज इक्वल टू, बोलो, ये मॉड के आ गया, पहले तो मॉड के बोलो। ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या आएगा वो भी बोल दो, चलो। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, ये हो जाएगा मॉड h। अब इन्होंने दिला मॉड के क्या है, मॉड के मॉड h से बड़ा है। कितना बड़ा है,
4 यूनिट बड़ा है। इसका मतलब इसका जो एक्चुअल में आया मॉड ऑफ के माइनस मॉड ऑफ एच इक्वल टू 4, ये आया इक्वेशन। एंड अब एच को एक्स लिख दो और के को वाई कर दो, तो आएगा मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 प्लस मॉड एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप। बट अब बिकॉज मैंने आपको दिया था क्या, सिंस एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, राइट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, दिया था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसलिए हम मॉड वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई, और मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स, एंड देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। बट अगर वो बात मैं ना बोलता, जैसे अब क्वेश्चन देखो जो मैंने लिखा हुआ है अभी स्क्रीन पे, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from x axis exceed the distance from y axis by 4, तो जब मैंने ऑल पॉइंट बोल दिया तब चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है, तो उस केस में तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, यही रहेगा ये। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब यहां से 4 इक्वेशन आएंगे। क्वाड्रेंट 1 में क्या आएगा, जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। और क्वाड्रेंट 2 में क्या आएगा, बोलो। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा ये भी बता दो, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा ये भी बता दो, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ये चारों की चारों लाइन्स हैं। कैन यू ड्रॉ दोज लाइन्स, लाइन ड्रॉ करना मैंने सिखाया था, 2 पॉइंट लेके और ड्रॉ कर दो। जैसे इसमें ये वाले में अगर x को 0 डालो, इसमें x को 0 तो y क्या आएगा, 4, बोलो। और इसका स्लोप क्या है, 1, तो 0,4 से 0,4 एक पॉइंट है, मान लो ये, तो 0,4 से एक रे है ये, किधर, राइट की तरफ, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो एक इस मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने बोला था ना ज्योमेट्रिकली दिखाओ कैसा होगा, तो ये देखो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, इसमें भी x को 0 करो तो y 4 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर y को 0 करो तो या चलो x को अगर आपने -1 किया तो y 5 आ जाएगा, मतलब इधर इधर की तरफ जाएगा। ऐसे ड्रॉ कर दें, अरे बोलो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे इनके बीच का एंगल 90 होगा, ओके। ऐसे जो, अब जरा देखो इधर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, कौन सा इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला इक्वेशन को, जो आपने लोकस फाइंड किया था। लोकस तो यही था ना हमारा। अब इसमें x को माइनस एक्स करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड एक्स, मॉड ऑफ माइनस वाई इज मॉड वाई। मतलब ये हमारा लोकस भी चारों क्वाड्रेंट में क्या होगा, अरे बोलो, इट इज इवन फंक्शन इन x एंड y। तो ये सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि जैसा जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसी का मिरर इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में, और फिर इन दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है वैसे ही नीचे आएगा। तो इसका 2 ब्रांच और आएगी, कैसी, ऐसे, एक ऐसे आएगी और एक इधर से ऐसे आएगी। दिस इज द ग्राफ, किसका ग्राफ हुआ ये फाइनली, ये उस लोकस, वो पाथ का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, वी शेप में ऊपर और वी शेप में नीचे। तो आपका 2 टास्क होगा। वैसे तो अभी 11th में बहुत सारे फंक्शंस आप जानते नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना सीखना है कि लोकस का इक्वेशन लिखो। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे वो लोकस को ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई करना कि ये 2 रेज हैं, 4 रेज हैं, 2 लाइंस हैं, एक लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, ये सब भी आपको ग्रेजुअली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो धीरे धीरे आएगा, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। बट इतना तो आपको पता ही है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है।
एनी डाउट? सबको क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, एक और क्वेश्चन करो, फिर एक क्वेश्चन और लिखो। टाइम है कि नहीं? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखते हैं कि आप में से कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P that divides a line segment AB of length L, fixed length L, such that AB slides keeping its ends on x and y axis respectively. मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक L लेंथ की, एक कांस्टेंट लेंथ L की एक रॉड है या लाइन सेगमेंट है, उसका एक एंड जो है वो y एक्सिस पर है और दूसरा एंड x एक्सिस पर है, और वो स्लाइड कर रही है। तो हमें एक पॉइंट P, हाँ ये भी लिख दो, P divides the line segment AB of in the ratio, ऐसे लिखो, in the ratio lambda is to 1। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर अभी भी नहीं समझ में, एक बार दोबारा रीड करो पूरा स्टेटमेंट को, क्योंकि लोकस के प्रॉब्लम में 3 तरह की प्रॉब्लम होगी, 3 समस्या होगी आपके सामने। सबसे पहली समस्या होगी प्रॉब्लम इंग्लिश ऑफ द प्रॉब्लम, इंग्लिश ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि जो देंगे वो डिस्क्राइब करेंगे ना लिंग्विस्टिक फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम होगी। तो उसमें प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना, क्योंकि अगर आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, सब कुछ आपको आता है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश ऑफ द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड सेकंड प्रॉब्लम देन मैथ्स ऑफ द प्रॉब्लम, एंड थर्ड प्रॉब्लम इज ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो सबसे टफ प्रॉब्लम होगी उसमें ये 3 तरह की समस्याएं आपके सामने होंगी। उसका अंग्रेजी समझ में आ गई तो मैथ्स, और अंग्रेजी और मैथ्स कर लिया, इक्वेशन निकाल लिया, पता चला उसको पहचान ही नहीं पा रहे, वो बोलेगा पहचान कौन, आप पहचानोगे नहीं उसको, तब वो आपको फिर से ठेंगा दिखा के निकल जाएगा, बोलेगा मैं तो सर्कल था, तुमने इलिप्स समझ लिया, ऐसा कुछ। तो वो ज्योमेट्री ऑफ प्रॉब्लम विल आल्सो ट्रबल यू, बट एवरेज प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होगा। एवरेज प्रॉब्लम में आपको सिर्फ इक्वेशन निकाल के छोड़ देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर इसमें सिर्फ आपका इंग्लिश और मैथ्स ऑफ द प्रॉब्लम है। इंग्लिश ऑफ द प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया? रीड इट आउट। क्या बोला? लोकस ऑफ अ पॉइंट P that divides a line segment AB of length L such that AB slides keeping its end on axes respectively। ये एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा पंक्चुएशन का एरर है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया कि नहीं? प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं? कि जिसको समझ में आई रेज हैंड। मतलब है कि ये जो बात बोली जा रही, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब है कि ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये वाली, ये पहले ये विद इन ब्रैकेट कर दो। ये किसके बारे में है? ये ए बी लाइन सेगमेंट के बारे में है। कि ए बी लाइन सेगमेंट क्या है? एक फिक्स लेंथ की रॉड है, उसका एक एंड को वाई एक्सिस पर, एक को एक्स पे डाल के ऐसा स्लाइड कराओ, ऐसे ऐसे स्लाइड कराओ, है ना? ठीक है, तो ऐसा स्लाइड करेंगे तो उसके दोनों एंड की पोजीशन चेंज होगी। अब उन दोनों एंड पॉइंट से जो सेगमेंट बन रहा है, उस सेगमेंट को एक पॉइंट है वो λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
इंटरनली मान लो इंटरनली है, तो इसका मतलब वो पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होगी, पी भी चेंज होगा, क्योंकि ए चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो पी भी चेंज होगा, तो पी का एक पाथ आएगा, उसी पाथ का इक्वेशन निकालना है। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जल्दी करो, क्विक। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेट इन दिस एंटायर मोशन, हो सकता है ये पॉइंट यहां हो सकता है ये पॉइंट यहां चला जाए, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब स्लाइड कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो स्लाइड करने की पोजीशन में किसी एक जगह पे रॉड को रोक दो। रोक दिया मैंने रॉड को, तो एक पोजीशन को मैंने लिया, बस जहां पर रोका वहां पर रुकी हुई पोजीशन पर ऑब्जर्व करो। फटाफट बोलो, करके बताओ, जल्दी आंसर बोलो फटाफट। हाँ जी, मैंने बोला मान लो ये सिचुएशन थी जब आपने रॉड को स्टेशनरी कर दिया है, उस लाइन सेगमेंट को स्टेशनरी कर दिया, ये है तुम्हारा बी और ये है तुम्हारा ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी फॉर इंस्टेंस, एंड देयर इज अ पॉइंट पी समवेयर ऑन दिस रॉड, जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया क्या, एच कॉमा के, और क्या कंडीशन है कि ये ए बी को लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और हमें इसका लोकस चाहिए। तो मुझे भाई पी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, और क्या दिया हुआ इन्होंने दिया हुआ है कि इस रॉड की लेंथ क्या है, लेंथ कांस्टेंट है, तो लेंथ को एल दिया हुआ है, ये मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस इन्होंने मेंशन कर दी है, ये एल है, ये डिस्टेंस एल है। अब मेरे पास में दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको मान लूं ए जीरो बी जीरो मान लूं, और इसको मान लो 0, ए। तो अगर मैंने ये एज्यूम किया कि लेट पॉइंट ए एज 0, ए एंड बी हैज b, 0 एज पर द ग्राफ, एज पर द डायग्राम, तो a और b क्या है, फिक्स्ड है या वेरिएबल? a and b are real parameters, they can change. Okay, since a and b change, because capital A and capital B are the not fixed points, they are the moving points. They A can travel along y axis and b can move along x axis, but can a and b travel randomly independent of each other? No. ऐसा नहीं कि ए को भी उधर भगा दो, बी को भी उधर भगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। उस केस में रॉड का लेंथ वेरिएबल हो जाएगा ना, लेंथ क्या है, कांस्टेंट। तो अगर ए डिक्रीज करेगा तो बी, अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सच दैट ए एंड बी का रिलेशन क्या है? हाँ, अगर ये बी है और ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपका रिलेशन दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये गिवन है। अब व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और पी का कोऑर्डिनेट लिखो, तो क्या लिखोगे बोलो? लैम्डा 1, जल्दी बोलो। एच क्या आएगा, एच बी लैम्डा प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, एंड के क्या आ रहा है, लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 इंटू ए अपॉन लैम्डा प्लस 1। एच और के देखो, पहला स्टेप समझ में आया, लेट द पॉइंट बी एच, के। दूसरा स्टेप क्या बोला था, रिलेट एच एंड के, इफ पॉसिबल इंट्रोड्यूस सम पैरामीटर। हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया कि नहीं किया? कौन से पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए? ए एंड बी। देखने में अपरेंटली दो पैरामीटर है, बट एक्चुअली एक ही है, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, ए और बी कनेक्टेड है, राइट। अब तीसरा स्टेप, रिलेट एक्सप्रेस एच एंड के इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, हो गया। लास्ट स्टेप क्या है, एलिमिनेट द पैरामीटर। अब पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें बोलो? हाँ, बी की वैल्यू क्या है?
बी की वैल्यू क्या आई, बी आ गया तुम्हारा लैम्डा प्लस 1 इंटू एच अपॉन लैम्डा, आया कि नहीं आया? और ए की वैल्यू क्या आई, लैम्डा प्लस 1 इंटू के, और ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, और आपका आंसर आ जाएगा, क्या आया, 1 प्लस 1 बाई लैम्डा टाइम्स एच का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? बोलो। एच और के में रिलेशन आ गया। लैम्डा क्वेश्चन में दिया था कि हमने अपनी तरफ से डाला था? क्वेश्चन में दिया था, तो लैम्डा हमारा गिवन कांस्टेंट है, हमने क्या अपनी तरफ से डाला था, ए एंड बी, ए और बी एलिमिनेट हो गया, एच के में रिलेशन आ गया। अब एच को क्या लिख दो, ओके को क्या लिख दो, हो गया, आंसर आ गया। 1 प्लस 1 बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इफ लैम्डा इज 1,1, अगर लैम्डा 1 होता तो, अगर आपसे बोलते कि इस रॉड के मिड पॉइंट का लोकस बताओ, तो मिड पॉइंट का लोकस क्या था, लैम्डा को 1 डालो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4, सर्कल आ जाता ना, इफ लैम्डा इज 1। अच्छा, मिड पॉइंट इसका सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ये बिना इसके भी बोल सकते थे हम लोग। कैसे? ये अच्छा, ये बताओ, ये रॉड कहीं भी जाए, ए और बी कहीं भी स्लाइड कर जाए, डोंट यू सी दैट ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट जो है वो तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, और वो क्या होगी, अरे पूरे रॉड की लेंथ क्या है, L, तो आधा लेंथ क्या हो गया, L/2, L/2, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई, L/2। मतलब मिड पॉइंट का लोकस अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं वर्बली बता देता कि भाई मिड पॉइंट मूव करेगा सच दैट उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स। अब कोई पॉइंट ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा तो कहां रहे, कैसे मूव करेगा, ओरिजिन के अबाउट एक सर्कल होगा L/2 रेडियस का। समझ आ रही बात कि नहीं? दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, अगर ये रॉड इधर भी चली जाए तो, अगर ये रॉड इधर भी चली जाए तो, अगर ये रॉड इधर भी चली जाए तो चारों तरफ आएगा। अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रॉड रहेगी तो उस केस में क्वार्टर सर्कल आएगा, बट सर्कल का इक्वेशन वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने लोकस पे थोड़ा डिस्कशन किया, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल फॉलो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, डन। तो अगली क्लास में कुछ और सवाल कराएंगे, फिर एक एक करके पहले मैं सारे लोकस कराऊंगा, और जैसे जो लोकस कराऊंगा, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन एज ए लोकस डिस्कस करूंगा तो आपने एनसीईआरटी से स्ट्रेट लाइन वाला सारा कर लेना है, फिर मैं सर्कल एज ए लोकस कराऊंगा तो सर्कल वाला कर लेना है, पैराबोला कराऊंगा तो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला करो तो इलिप्स एंड हाइपरबोला। मतलब अगले 4-5 लेक्चर में एनसीईआरटी से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगी, और वो सब एडवांस का डिस्कशन होगा कॉम्पिटिशन के लिए। मतलब आपका स्कूल सिलेबस अगले 4 से 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा स्कूल सिलेबस। सर आज शाम को होगी क्लास? ओके बेटा, सो लेट्स क्लोज द कॉल। सर